हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम है क्या? रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है? गैसेस एक्सचेंज। दूसरा क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज मतलब एक गैस का अंदर आना और दूसरी गैस का बाहर जाना, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। तो सबसे पहले क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर जाना, मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और रिलीज ऑफ CO2 क्या होता है? मतलब बॉडी से CO2 का बाहर आना। ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं? ब्रीदिंग कहलाती हैं। पहला क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा रिलीज ऑफ CO2। ये क्या हो गया? ब्रीदिंग हो गया। अब दूसरा क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, मतलब सिंपल फूड का टूटना और टूट के सेल्स में एनर्जी रिलीज करना। मतलब सिंपल फूड टूटेंगी सेल में, और वो जब टूटेंगी तो क्या रिलीज करेंगी? एनर्जी को रिलीज करेंगी। और वो एनर्जी रिलीज करना ही क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का कौन कौन सा पाथवे है। सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये जो भी चीज होगा ना, ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है और एनर्जी। तो ये सारी चीजें किसमें होगी? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ये जो भी इसके बाहर का पार्ट है, ये सारा चीज न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट, ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ये सारा चीज किसमें पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो समझ में आया साइटोप्लाज्म क्या होता है? किसी सेल, मान लो कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाहर का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए, जब ये पायरुविक एसिड बनेगा तो ये 3 प्रोसेस बनेगा। पहला क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, बिना ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में हो, मतलब ऑक्सीजन ना हो तब जाके वो रेस्पिरेशन कर रहा है। जैसे जब उसके एब्सेंस में होगा तो क्या रिलीज करेगा? इथेनॉल रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। और ये क्यों, किसके थ्रू होता है? ईस्ट के थ्रू। क्या कहने का मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और एनर्जी में। जब पायरुविक एसिड इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये करता कौन है? ईस्ट करता है। समझ में आया? जैसे अगर ब्रेड वगैरह जो बनाया जाता है ना, वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही। या फिर जो बियर वगैरह बनता है, ये सारी चीजें ये इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। अब दूसरा आ गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो। तो वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप बताया है ना कि एक मान लो कोई सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है, उसमें साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। उसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है जहाँ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो देखिए, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो क्या क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, कंपैरिजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब आइए बात करते हैं हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब है जब
थोड़ा सा ऑक्सीजन हो, कम अमाउंट में ऑक्सीजन हो। जैसे जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए, मान लीजिए हम रेगुलर कभी पैदल नहीं चलते हैं, मान लीजिए आप लोग कभी पैदल कहीं ना जाते हो और एक दिन क्या हुए 10 किलोमीटर तक आप लोग दौड़ दिए, चल दिए, तो हम लोग क्या करने लगते हैं, ज्यादा चल दिए तो मतलब हम लोगों को एनर्जी की नीड ज्यादा पड़ेगी। एनर्जी की नीड अगर ज्यादा पड़ेगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये सारे जल्दी जल्दी होने चाहिए। ऑक्सीजन भी ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो वो ऑक्सीजन जब हम लोगों को उस अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जब उतना O2 हम लोगों को उस अमाउंट में नहीं मिल पाता है जितना कि हम लोगों को बॉडी को चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फैटीग, इट ऑकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। मतलब बहुत ज्यादा अगर हम लोग एक्सरसाइज भी कर लें तो क्या हो जाता है, हम लोगों के मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा थक जाता है, और थकने की वजह से हम लोग के मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, दर्द होने लगता है। और ये दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है जितना एनर्जी हम लोग खर्च कर चुके होते हैं। इस वजह से उस ऑक्सीजन की वजह से न मिल जाने की वजह से, न मिलने की वजह से ज्यादातर लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेस्पिरेशन के पार्ट्स के बारे में। दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो हम लोग उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देख चुके हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इन द प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2। इसका इन द प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 और H2O, मतलब वाटर। CO2 और H2O वो भी हम लोग ने देख लिया है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। ऑकर इन साइटोप्लाज्म, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। इंड प्रोडक्ट इसका क्या होगा, या तो अल्कोहल होगा, इथेनॉल को ही अल्कोहल बोला जा रहा है, इथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, या फिर लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है। और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे जो है वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एरोबिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सा पाथवे है इसका, ये हम लोग देखते हैं। पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जब हम लोग एयर एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग के नॉस्ट्रल्स में आते हैं, फिर नेजल पैसेज में, फिर नेजल कैविटी में जाता है, फिर फेरिंक्स में जाता है, फिर लैरिंक्स में जाता है, फिर ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से लंग्स में, लंग्स से ब्रोंकियोलस में, उसके बाद एल्वियोलर में, और फिर कहाँ चला जाता है, ब्लड कैपिलरीज में। देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो एयर गया नेजल पैसेजेस में, उसके बाद देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ से आया नेजल कैविटी में, फिर कहाँ गया, फेरिंक्स में, फिर लैरिंक्स में, फिर कहाँ गया, ट्रैकिया में, यहाँ ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया में गया, देन कहाँ गया, देखिए यहाँ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यहाँ दिख रहा है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके नीचे है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक जो है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स बने रहेंगे, वहां जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। एल्वेलाई का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, देखिए एल्वेलाई का यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखते हैं क्या होता है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना। अब देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, मतलब जो थोरैसिक कैविटी, जो हम लोग का चेस्ट कैविटी होता है, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं
सब लोग लेके देखिए, सांस जब भी हम लोग लेंगे तो हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब फूल जाता है। रीप्स लिफ्ट अप, जो रीप्स हम लोगों की हैं वो क्या हो जाएंगी, ऊपर चले जाएंगे, लिफ्ट अप। उसके बाद डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, जो डायफ्राम ये डोम शेप का दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए डायफ्राम ये फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, अपने शेप को चेंज करके फ्लैट शेप में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर द लंग्स। उसके बाद क्या होता है, जो लंग्स का वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयर क्या होता है, अंदर चला जाता है। समझ में आया। अब देखिए एक्सेलेशन में क्या होता है, थोड़े से कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती हैं। रीप्स मूव डाउनवर्ड्स, रीप्स क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, यहाँ दिया हुआ ना, डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड, इसी शेप का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, जो वॉल्यूम जो लंग्स का बढ़ा हुआ था इनहेलेशन के टाइम, वो एक्सहेलेशन के टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब आइए, यहाँ दिया हुआ है प्रोसेस इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म, देखिए यहाँ दिया है। पहले देख लेते हैं इनहेलेशन में, देखिए क्या हुआ, ये इनहेलेशन दिखा रहा है, एयर रशिंग इनटू द लंग्स, लंग्स एक्सपेंड हो गया है, देखिए यहाँ लंग्स एक्सपेंड दिखा रहा है। रीप्स क्या हो गई है, रेज्ड हो गई है, मतलब ऊपर आ गई हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मसल्स ऑफ डायफ्राम, जो मसल्स होते हैं ना डायफ्राम के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कब, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स। अब देखिए एक्सहेलेशन में क्या हुआ है, एयर मूविंग आउट, मतलब एयर बाहर जा रहा है, तो डायफ्राम क्या हुआ है, अपने नॉर्मल शेप डोम शेप में आ गया है। इनहेलेशन में क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, लेकिन इसमें क्या हो गया, अपने नॉर्मल शेप में रिलैक्स हो गया, एकदम डोम शेप का हो गया, रिलैक्स मसल्स ऑफ डायफ्राम। अब क्या हुआ, रीप्स रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन, रीप्स जो लिफ्ट अप हुई थी वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी, वर्टिबल कॉलम भी। अब देखिए ये बात रहा इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या हुआ, रीप्स जो है वो लिफ्ट अप हो गई, लेकिन एक्सहेलेशन में रीप्स क्या हो गई, नॉर्मल शेप की हो गई। इनहेलेशन में फिर डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स शेप में डोम शेप में आ जाएगा। उसके बाद जो लंग्स होता है वो इनहेलेशन में एक्सपेंड कर जाता है, फूल जाता है, लेकिन जो लंग्स इसमें क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिससे बाहर क्या होते हैं, एयर क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। समझ में आया। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस एंड ब्लड एंड टिश्यू की बात करते हैं। देखिए एयर कहाँ पहुंचा, एल्वियोलस तक पहुंच गया, मतलब लंग्स के एल्वोलाई में एयर पहुंच गया। ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, अब ब्लड में गया, किसके हेल्प से गया, ब्लड वेसल्स के हेल्प से गया। अब देखिए, अब जो O2 है वो ब्लड में तो चला गया, अब ब्लड में वो किसके पास गया, आरबीसी में। अब आरबीसी के साथ वो जो O2 है वो कंबाइन कर गया, बाइंड कर गया। अब वो HB जो है, हीमोग्लोबिन जो HB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, और फिर O2 हीमोग्लोबिन के हेल्प से सारे टिश्यूज में जाने लगेगा। ये हुआ एयर हम लोगों के अंदर गया। उसके बाद अब CO2 बाहर कैसे निकलता है, CO2 फ्रॉम टिश्यू, मतलब CO2 टिश्यू से निकला, रिलीज इनटू ब्लड, अब ब्लड में गया, ठीक है। CO2 डिजोल्व इन ब्लड, अब ब्लड में वो डिजोल्व हो जाएगा, और ब्लड वेसल्स इन एल्वेओलाई, अब ब्लड वेसल्स में पहुंचा, ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद क्या करेगा, CO2 रिलीज इन एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक में वो छोड़ देगा CO2 को, और उसके बाद क्या होगा, CO2 सेंट थ्रू द नॉस्ट्रल्स, अब हम लोग के नॉस्ट्रल्स के साइड से CO2 आएंगे और नोज के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया। टिश्यू से कहाँ गया, ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में रिलीज हुआ, ब्लड वेसल से कहाँ गया, एल्वोलाई में, एल्वोलाई से कहाँ गया, एल्वोलर सैक में, एल्वोलर सैक से कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रल से, और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जमीन लैंड पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो हम लोग के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है,
वो ऑक्सीजन यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक मतलब होता है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब जो वाटर में, मान लो वो तो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक है, तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ना, वो ऑक्सीजन वो क्या करेंगे, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे। अब देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू। मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं एनिमल के कंपैरिजन में। एनिमल में क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्लांट्स में उससे भी सिंपल तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज थ्रू, ऑकर्स थ्रू, किसके किसके थ्रू होता है। तो पहला क्या है, स्टोमेटा इन लीव्स, मतलब अगर कोई लीव्स है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है। और लेंटिसेल्स इन स्टेम्स के थ्रू हो सकता है। जनरल सरफेस ऑफ द रूट के तीन तरह से हो सकता है, स्टोमेटा से भी हो सकता है, लेंटिसेल्स ऑफ द स्टेम से हो सकता है, और जनरल सरफेस ऑफ रूट से हो सकता है। तो चलिए यहीं तक हम लोग आज खत्म करते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए।